तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो महावितरण यानी कि महाडिस्कॉम का 2018 में जूनियर इंजीनियर का पेपर जो हुआ था इलेक्ट्रिकल का शिफ्ट 1 में, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गैस टरबाइन ऑपरेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो साइड बाय साइड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के आ रहे हैं ये अपने कॉपी में नोट डाउन करना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इतना वेटेज है हर एक सब्जेक्ट का। ओके, तो ये पावर सिस्टम का सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो गैस टरबाइन कौन से साइकिल पे ऑपरेट करती है? ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल या फिर ब्रेटन साइकिल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली क्वेश्चन है या फिर पावर सिस्टम में बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेटन साइकिल, जिसे हम लोग जूल साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको इसको इतना ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन आया है तो उसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन से है, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ब्रेटन साइकिल। और उसका यहाँ पे साइड में डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कहाँ है और कौन से वर्किंग प्रिंसिपल है उसके, और कॉमन यूजेस कहाँ पे है। तो जो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेटन साइकिल जो है उसका कॉमन यूजेस है यूज इन जेट इंजिन्स, गैस टरबाइन फॉर पावर जनरेशन एंड एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम। तो यहाँ पे ब्रेटन साइकिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आया है तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखना इस पर्टिकुलर चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क थियरम, नॉर्टन थियरम इज रिलेटेड टू। ओके, और ये क्वेश्चन आता है नेटवर्क थियरम में, कॉपी में नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करना, खुद से एक बार ट्राई करना ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नॉर्टन थ्योरम किससे रिलेटेड है? कन्वर्टिंग अ करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, सिंप्लीफाइंग अ सर्किट टू करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, सिंप्लीफाइंग अ सर्किट टू अ वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस, या फिर कन्वर्टिंग अ वोल्टेज सोर्स टू अ करंट सोर्स। तो दो टाइप के मेन थ्योरम होते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं। एक होता है थेवेनिन थ्योरम या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट, जिसका जो सर्किट यहाँ पे दिया है, और दूसरा है नॉर्टन इक्विवेलेंट या फिर नॉर्टन सर्किट, जिसका यहाँ पे दिया है। तो हमें नॉर्टन के रिलेटेड पूछा है। हम लोग देख सकते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा या फिर कोई भी बड़ा सर्किट रहेगा, उसको हम लोग कंप्लीट सर्किट को इन दो एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है करंट सोर्स और उसके पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो ये होता है नॉर्टन। और अगर थेवेनिन थ्योरम है तो उसके वोल्टेज सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो सिंप्लीफाइंग अ सर्किट टू करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मेटेलिक शीट इन एन अंडरग्राउंड केबल इज यूज प्राइमरीली फॉर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है मैक्सिमम टाइम। एक होता है कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगा या फिर मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजरी वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो प्रोटेक्टिंग द मॉइस्चर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। तो इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी BMC JEE की प्लेलिस्ट है वो बनाई है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो नंबर 40 में हमने पूरे के पूरे जो केबल के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं, कंडक्टर, लीड शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, उसका क्या क्या पर्पस होता है यहाँ पे लिखा है। तो मेटालिक शीथ या फिर लीड शीथ भी जिसे हम लोग कहते हैं, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड। और ये किससे बनता है? या तो लीड से या फिर एल्यूमिनियम से। ओवर द इंसुलेशन के ऊपर हम लोग ये लगाते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि मॉइस्चर से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि केबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ट्रांसको एज वेल एज फॉर डिस्कॉम एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम फॉर विच द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आर वैलिड एंड द इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज विद द टाइम इज कॉल्ड एज। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होते हैं और इनपुट या फिर आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करती, यानी कि टाइम के साथ साथ नहीं बदलती है। तो अगर आपको बाकी सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी के बारे में भी पता नहीं होगा, आप ये लाइन पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ वेरी ना करे। ना करे मतलब इनवेरिएंट, वेरी ना करेगा, करेक्ट। तो टाइम इनवेरिएंट वाला जो ऑप्शन है
उसी दो में से करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो टाइम वेरिंग वाले तो इसी के साथ साथ चले जाएंगे। तो सुपरपोजिशन और जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होते हैं उनको हम लोग लीनियर सिस्टम्स कहते हैं। ओके, लीनियर सिस्टम्स हम लोग कहते हैं। ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता होगा सिग्नल सिस्टम का ये क्वेश्चन है, सिग्नल्स एंड सिस्टम का। तो उसके बेसिक में ही फर्स्ट दो चैप्टर में ही ये कवर होता है। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट या फिर जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LTI सिस्टम भी कहते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता है लीनियर सिस्टम क्या होता है या फिर सिस्टम क्या होता है और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, यही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे सिंपली लिखा है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, आपके कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following system of distribution offers the best economy at high voltage? ओके, ये जो सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं या फिर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कौन से उसका सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है और उसके रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए कोर्स वगैरह आप रेफर कर सकते हो अपना, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर्स द बेस्ट इकोनॉमी एट हाई वोल्टेज, यानी कि इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के मामले में कौन सा जो सिस्टम है वो हाई वोल्टेजेस पे ज़्यादा हमारा इफिशिएंटली काम करता है या फिर कम पैसे खर्च करता है। ऑप्शन है DC सिस्टम, डायरेक्ट करंट सिस्टम, AC सिंगल फेज सिस्टम, AC 3 फेज 3 वायर सिस्टम या फिर AC 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ओके, वीडियो एक बार पॉज करना और खुद से एक बार ट्राई करना करेक्ट आ रहा है आपका आंसर या फिर नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है DC करंट सिस्टम। अगर आपने HVDC के बारे में सुना रहेगा, हाई वोल्टेज DC, यानी कि बहुत ही हाई वोल्टेज इस पे हम लोग DC है वो ट्रांसमिट करते हैं या फिर DC डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए तो ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो स्पेसिफिकली HVDC करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे तो 3 फेज 4 वायर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन रह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, ट्रांसमिशन नहीं कहा है। ओके, यहाँ पे भी मैं एक बार चाहे तो करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो करेक्ट हम लोग कह नहीं सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा था या फिर ट्रांसमिशन पूछा था या फिर ऑप्शंस ये है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड होने के कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन के बारे में कहेंगे तो डेफिनेटली HVDC हाई वोल्टेजेस पे बेस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिट करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले अगर हम लोग कहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 फेज 4 वायर है वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वायर ज़्यादा है इसकी वजह से कॉस्टली लगेगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन 3 फेज 4 वायर में आपके पास 2 टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो 3 फेज सिस्टम भी आप उसको यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल फेज सिस्टम भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो 3 फेज में आपके RYB फेजेस रहेंगे और उसके साथ एक न्यूट्रल भी रहेगा जो 4th वायर रहेगा, तो करेक्ट। तो 3 फेज सिस्टम की तरह आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी एक फेज और एक न्यूट्रल लेके भी आप एक उसको सिंगल फेज सिस्टम की तरह उसको बना सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेक्ट रहेगा, लेकिन अगर ट्रांसमिशन रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट सिस्टम या फिर HVDC है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये HVDC का ही चार्ट है एक्चुअल में कि ये ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद जो DC सिस्टम होता है उसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम होता है। यहाँ पे Y एक्सिस पे कॉस्टिंग है, तो ये जो कॉस्टिंग है DC का ये कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू AC। अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि DC का वैल्यू कम है, AC का वैल्यू ज़्यादा है। कभी कभार ब्रेक इवन डिस्टेंस का भी वैल्यू आपको पूछा जाता है कितने किलोमीटर रहेगा, तो 600 या फिर 700 किलोमीटर उसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रेक इवन डिस्टेंस पे, यानी कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको AC का, HVAC का या फिर HVDC का दोनों का वैल्यू आपको सेम दिखाई देगा। इसके पहले जो DC है वो महंगा है और इसके बाद जो DC है वो कंपैरेटिवली सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज इन AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा कॉमन नहीं होता है? 3 फेज 4 वायर, हमें पता है 3 फेज 4 वायर यानी कि 3 फेज और उसके साथ एक न्यूट्रल भी होता है। 3 फेज 3 वायर तो पता ही है, 3 फेजेस जो होते हैं वो R, Y और B। उसके साथ सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 4 वायर, 2 फेज 3 वायर, तो इसमें शायद आपको कन्फ्यूजन है वो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका थ्योरी एक बार देख लेते हैं कौन से टाइप होते हैं वो। सो टाइप्स ऑफ द AC
पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से होते हैं? सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, यहाँ पे डायग्राम में दिया है, डायग्राम नंबर 1, एक फेज है और दूसरा न्यूट्रल वायर है, ये होता है सिंगल फेज 2 वायर। दूसरा है सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फेज माने ये जो वाइंडिंग है तो वो एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अपर साइड से एक टर्मिनल, उसके बॉटम साइड से एक टर्मिनल और इसके सेंटर से एक टर्मिनल हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे हमें टोटल 2 वोल्टेज मिलेंगे, एक V सिंगल वोल्टेज और ये दोनों मिला के ट्वाइस ऑफ द V, यानी कि टोटल 2 वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम भी वैलिड है, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में वैलिड है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, मतलब राइट साइड में लिख देता हूँ, ये वैलिड सिस्टम है, ये वैलिड है, ये भी कॉमन होता है। दूसरा है सिंगल फेज 3 वायर है, सिंगल फेज 4 वायर तो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है नॉट कॉमनली यूज, तो सिंगल फेज 4 वायर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 2 फेज 3 वायर सिस्टम भी होता है क्या? यस, यहाँ पे देखो 2 फेज 3 वायर सिस्टम कहाँ पे है? 2 फेज 3 वायर सिस्टम, ये होगा ऑप्शन 2, 2 फेज 3 वायर सिस्टम है ये यहाँ पे, थर्ड नंबर। 2 फेजेस यानी कि टोटल 2 वाइंडिंग है और टोटल 3 वायर मुझे दिखाई दे रही है, 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इसके टर्मिनल से एक, इसके टर्मिनल से दूसरा और इन दोनों के बीच के सेंटर में से हम लोग ऐसे कह सकते हैं थर्ड वायर यहाँ से निकलेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये फेज़ है, ये फेज़ है और ये यानी कि फेज़ टू न्यूट्रल और एक लाइन के तरह आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो, ऐसा समझने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली उसका वैल्यू उसके बराबर नहीं है। दूसरा है 2 फेज 4 वायर सिस्टम, ये देखो यहाँ पे भी ये फेज़ नंबर 1 है, ये फेज़ नंबर 2 है और दोनों का इंडिविजुअल भी एक एक टर्मिनल हम लोगों ने निकाला है और इसको बीच में से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नंबर 4। ठीक है, और 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट विथ 347 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल अक्रॉस 110 वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो बहुत जल्दबाजी में क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। वोल्टेज कितना दिया है? 110 और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 47। अगर आप कैलकुलेट करोगे कुछ 2.34 एम्पियर आपका आंसर आएगा। आप ऑप्शन है वो ऑप्शन ई है वो टिक करके आओगे। ओके, लेकिन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा गलत, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन देखना, 347 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है पैरेलल में, तीनों का तीनों वैल्यू सेम है 47, 47 एंड 47 और इसको एक कॉमन वोल्टेज सोर्स दिया है यहाँ पे 110 वोल्ट का। ठीक है, कोई बात नहीं, 110 वोल्ट का सोर्स है, तो जो करंट है उसमें से वो कितना होगा, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, यानी कि इसमें कितना करंट है वो खींचेगा ये तीनों रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे तीनों का वैल्यू सेम ही है, तो मतलब जो कोई भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बनेगा वो होगा 47 डिवाइडेड बाई 3। नंबर ऑफ 3 से डिवाइड करें क्योंकि इक्वल है, तो डिवाइड बाई 3 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये नंबर दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। 47 3 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। इसके नज़दीक वाला नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, तो 48 है जो 3 से डिविजिबल है, विच इज़ इक्वल टू 16 ओम्स, राइट। तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छा होने के लिए, तभी इसके हेल्प से हम लोग करंट का वैल्यू होगा फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 6.875 एम्पियर। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने ओरिजिनल आंसर के नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ओरिजिनली ये हमने इंक्रीज़ किया, इसके वजह से ये 16 का वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुआ आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस रहेगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू वो लेस देन 60 रहेगा, करेक्ट, लेस देन 16 ओम रहेगा। और अगर इसका वैल्यू लेस देन 16 ओम है, मतलब जो कोई भी करंट अपना आएगा 16 से, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू 16 से कम है, मतलब जो कोई भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिला है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाला वैल्यू हमें सिलेक्ट करना है। तो 6.875 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर वैल्यू है
7.02 एम्पियर। और अगर आप करेक्टली कैलकुलेट करोगे 47 डिवाइडेड बाई 3 तो आपको सही आंसर मिलेगा 7.02। लेकिन हमें अप्रोक्सीमेशन करना है क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप से आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो इसी टाइप के अप्रोक्सीमेशन वगैरह कैसे करने मैंने ऑलरेडी मेरे पेड कोर्स में बच्चों को सिखाया है। आपको अगर भी कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके पहले आप देख सकते हो पावर सिस्टम का और इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक वीडियो लेक्चर मैंने फ्री कंटेंट में रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो कंप्लीट कौन से वीडियोस है, कौन से पीडीएफ है, कौन से लाइव लेक्चर है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, आप सारी चीज़ें है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, व्हाट इज द क्लास डी कम्यूटेशन ऑल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्लास डी है वो कौन सा कम्यूटेशन कहलाता है, तो फोर्स कम्यूटेशन होते हैं थायरिस्टर में और नेचुरल कम्यूटेशन भी होते हैं। तो थायरिस्टर के फोर्स कम्यूटेशन के लिए हम लोग 4 क्लासेस है वो मैक्सिमम पढ़ते हैं, क्लास ए बी सी और डी। एक एक को अलग अलग नाम दिया है। तो हमें जो क्लास डी कम्यूटेशन पूछा है वो कौन सा है, ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन या फिर इम्पल्स कम्यूटेशन, जिसका सर्किट डायग्राम कैसे दिखाई देगा ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। 2 टोटल अपने पास थायरिस्टर होते हैं, एक मेन थायरिस्टर होता है और एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर होता है, साथ साथ में एक डायोड और इंडक्टेंस भी होता है और एक कैपेसिटेंस भी प्रेजेंट होता है। तो इस थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए हमें ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर का हेल्प लगता है या फिर ऑक्सिलरी वोल्टेज हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्लास भी डी है और ऑप्शन भी डी है ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉसफेट इज यूज फॉर डैश स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो जिन्होंने एनालॉग थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको पता है मॉसफेट एक हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जिसमें स्विचिंग हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज होता है। एडवांटेज ऑफ मॉसफेट में भी यहाँ पे लिखा है हाई स्विचिंग स्पीड होता है और उसका स्विचिंग जो लॉसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं अगर अदर बीजेटी या फिर आईजीबीटी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसके एप्लीकेशंस भी क्या क्या है, एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्विचिंग पावर सप्लाई एसएमपीएस वगैरह में, डिजिटल लॉजिक गेट्स हुआ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ मेमोरी डिवाइस भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस है पावर कंज्यूम कम करता है, हाई स्विचिंग तो है ही, हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो नॉइसेस। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लेना या फिर आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज यूज इन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन से लाइन में 132 kV लाइन में कौन सा इंसुलेटर है वो यूज़ होता है, पिन टाइप, डिस्क टाइप, शटकल टाइप या फिर स्टे टाइप। ओके, करेक्ट आंसर है इसका डिस्क टाइप या फिर डायग्राम अगर आपको पता रहेगा तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी होता है। ये भी हमने BMC-JEE की प्लेलिस्ट में कवर किया है सबस्टेशन इक्विपमेंट के लेक्चर में, जो है वीडियो नंबर 18 लेक्चर 10 पार्ट ए में। डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर या फिर कौन से सबस्टेशन इक्विपमेंट होते हैं ये हमने वहाँ पे कवर किए हैं। तो पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है इसके पहले मैंने कवर किया था, ये पर्टिकुलर टाइम के जो 33 kV या फिर 33 kV के ऊपर इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो इसलिए हाई वोल्टेजेस के लिए हम लोग सस्पेंशन टाइप या फिर डिस्क टाइप इंसुलेटर है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए 132 kV पे भी हम लोग डिस्क टाइप ही इंसुलेटर यूज़ करते हैं। शैकल टाइप क्या होता है, पिन टाइप क्या होता है, डिटेल में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोड वोल्टेज इक्वेशंस आर प्राइमरली यूज सॉल्व यूजिंग। नोड वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है तो कौन सा मेथड मुझे यूज़ करना होगा। नोड मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है ये सर्किट में जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल 3 या फिर मोर देन 3 एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नोड। और उस पर्टिकुलर नोड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना वोल्टेज मुझे मिलेगा, अगर मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, ये कहलाता है नोड वोल्टेज। तो इसके लिए हमें सबसे हेल्पफुल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। जिन्होंने बहुत सारे नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको ये करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस का जो करंट अगर मैंने फाइंड आउट किया करंट I3, तो I3 मल्टीप्लाई बाय R2 करेंगे तो मुझे V1 का वैल्यू है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, तो इनकमिंग जो करंट होते हैं उसका सम करेंगे वो इक्वल होता है आउटगोइंग सम ऑफ द करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज 0 एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0।
एंड इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। ओके, इसका मतलब क्या है, नीचे जो दिए हैं ऑप्शंस उसमें से कौन सा सिग्नल है जो 0 इंस्टेंट पे उसका वैल्यू 0, यानी कि अगर टाइम स्टैम्प अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे ये 0 है और t है वो इसकी तरफ बढ़ते जाएगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 पे उसका वैल्यू 0 है, लेकिन लीनियरली उसका वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ता है t के ऊपर। लीनियरली मतलब अगर टाइम 1 से बढ़ा तो ये भी 1 से बढ़ेगा, अगर ये 2 से बढ़ा तो ये भी 2 से बढ़ेगा, अगर टाइम 3 से बढ़ा 3 यूनिट से तो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी 3 यूनिट से वो बढ़ता जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से उसका जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाई देगा। तो जिनको पता है वो करेक्ट आंसर टिक करेंगे। रैंप फंक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट इम्पल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 0 पे दिखाई देगा, उसका जो इंस्टेंट है वो, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन उसका जो एरिया है वो हमेशा 1 आपको वो दिखाई देगा। यूनिट स्टेप है वो एक ही यूनिट है, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ठीक है, तो 1 ही आपको दिखाई देगा। वो थ्रू आउट द टाइम 0 से लेके इन्फिनिटी तक। रैंप है वो लीनियरली बढ़ता जाएगा। एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है मतलब e⁻ माइनस कुछ a टाइम्स t रहेगा। एक्सपोनेंशियल डीकेइंग है तो नीचे आएगा, अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रहेगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, e⁻at रहेगा। ओके, नेक्स्ट है साइन वेव। साइन वेव और कॉस साइन वेव तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन दिया है यहाँ पे, फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। टाइप कौन सा है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कितना है। तो ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम का। टाइप क्या होता है, टाइप मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ जिनको नहीं पता है। टाइप होता है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। टाइप होता है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, और जो ऑर्डर होता है वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो टाइप मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है उसके कितने पोल्स है वो ओरिजिन पे लाई करेंगे। तो ये जो है ये पोल वो ओरिजिन पे लाई करेगा, s का पावर 2 है, यानी कि 2 पोल मेरे ओरिजिन पे लाई करेंगे। इसका मतलब जो है मेरा टाइप 2 है। और अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये जो ब्रैकेट्स वगैरह इसको मैं ओपन करूँ तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, चाहिए लिख देता हूँ, चाहिए तो ये s² मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ओपन करूँगा तो ये बनेगा s² प्लस 5s प्लस 6, और इसको भी मैं अगर मल्टीप्लाई करके ओपन करूँ तो s⁴ प्लस 5s³ प्लस 6s²। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4। तो ये टाइप 2 और ऑर्डर 4 सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो अपना टेस्ट सीरीज़ भी है, मैंने खुद क्वेश्चंस उसके डिज़ाइन किए हैं, डिज़ाइन बाय महाट्रांसको AE मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने खुद क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट भी है, और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट चाहिए तो अपने पास 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट है एज़ पर IBPS एग्ज़ाम पैटर्न। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं और एग्ज़ाम महाट्रांसको का क्रैक भी किया है, तो मुझे पता है क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं डिस्कॉम के लिए भी या फिर ट्रांसको के लिए भी। तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अपना ऐप है अमेजिंग इंजीनियर्स, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर iOS पे भी अपना ऐप है। अगर आपको चाहिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द अर्थ कंडक्टर इज यूज। अर्थ कंडक्टर जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, अबाउट द लाइन कंडक्टर, बिलो सेम लेवल पे, या फिर नहीं यूज होता है। तो अर्थ वायर जो है वो हमेशा टॉप मोस्ट पार्ट पे रहता है। अगर आपने ट्रांसमिशन टावर कभी आते जाते देखा रहेगा तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, पीक, उस पे जो कनेक्टेड होती है वायर वो होती है अर्थिंग की वायर, और ये जो नीचे है ये फेज वायर्स होते हैं, RYB। मल्टीपल सर्किट वायर भी हो सकता है या फिर सिंगल सर्किट भी वहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए लाइन कंडक्टर के ऊपर होता है हमेशा अबाउ द लाइन कंडक्टर, ताकि अगर कोई भी लाइटनिंग स्ट्रोक वगैरह आ जाएगा तो ये इजीली उसको ग्राउंड करके दे देगा। ओके, इसको जो अपने फेजेस है उसको डैमेज करने से पहले अगर लाइटनिंग स्ट्रोक आया ऊपर
तो ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा इजीली। इसके जो अंदर का जो वायर होता है ना, यहाँ से ये नीचे लेके यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से नीचे लेके डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है हर एक टॉवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस से, यानी कि अगेन पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा फैक्टर है नीचे दिया हुआ जो कोरोना लॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोरोना लॉस तो सभी को पता है, ऐसा हिसिंग साउंड आपको सुनाई देगा। अब अगर आप लाइन के नीचे जाओगे तो देखोगे इसके ऊपर कोरोना रिंग भी यहाँ पे मेंशन की है। पर्पल ग्लो या फिर वॉयलेट ग्लो आपको दिखाई देगा, और जिसमें से O3 का यानी कि ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है, ओजोन गैस का, कोरोना की वजह से। तो ये अच्छी बात नहीं होता है। तो गिवन ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो जो एयर डेंसिटी फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इसका वैल्यू बढ़ा तो कोरोना जो लॉस है उसका वैल्यू घट जाएगा। ओके, ऑप्शन में भी एयर डेंसिटी फैक्टर है, ऑप्शन 1 ही। फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ द कंडक्टर जो है वो भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट में है लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। पीसी अंडर रूट में है यहाँ पे आर, और डेंसिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एयर डेंसिटी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला भी पता है तो भी काफ़ी हो जाएगा। इफ़ स्लिप रिंग, चलो फटाफट आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार पेन कॉपी लेके नोट डाउन करना। लेक्चर सुनने के लिए नहीं है, आपको क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड सॉल्व करने, कोई प्रवचन में नहीं दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आनी चाहिए विद इन मिनिमम टाइम। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप फाइंड आउट करने के लिए पूछा, परसेंटेज स्लिप कितना रहेगा। परसेंटेज स्लिप का क्वेश्चन है, तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। ओके, कितना होगा फटाफट, NS जो है वो है 300 माइनस 290 डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड है अगेन 300, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 300 विच इज़ इक्वल टू 1/30। इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो 0.33 आएगा, 0.333 राइट, क्योंकि 1/3 होता है, सॉरी 1/3 होता है तो 0.33 आता है ना, तो 1/30 है तो और एक जीरो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, 0.033 ऐसा आएगा। ओके, और इसको अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3.33%। ओके, तो इसलिए आपको फ्रैक्शन वगैरह का वैल्यू भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी करेक्ट कर दिया। तो 3.33% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे टाइप किए फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर फील्ड अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज 0। इन दोनों में जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की है, वो दोनों का जो स्पीड अगर मैं कहूँ तो वो इक्वल रहेगा। तो ये कंडीशन है, ये हर एक मोटर के लिए एप्लीकेबल होती है फॉर ऑल मोटर। ये ध्यान से देना, ये रोटर का स्पीड नहीं है या फिर यह स्टेटर का स्पीड नहीं है, उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और रोटर का स्पीड अलग अलग हो सकता है। तो फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन और फॉर स्टेडी स्टेट टॉर्क प्रोडक्शन मैं कह सकता हूँ, स्टेडी स्टेट टॉर्क प्रोडक्शन ये होना ज़रूरी है। तो इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इंडक्शन मोटर भी, डीसी मशीन भी और सिंक्रोनस मशीन भी। रोटर का स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे सही है, जो फील्ड का स्पीड है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड इज कॉल्ड एज। इससे इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन वगैरह या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशियो से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। लोड फैक्टर हो, पीक डिमांड हो, मैक्सिमम डिमांड हो, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने अपने फ्री लेक्चर्स में भी कवर किए हैं। जो फ्री लेक्चर मैंने ओपन रखा है पावर सिस्टम का,
तो एटलीस्ट वो तो चेकआउट करना अपने अमेजिंग इंजीनियर्स ऐप पे, उसके नोट्स और उसके जो ट्रिक्स वगैरह है वो कॉपी करना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इसका करेक्ट आंसर रहता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। ओके, तो वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो हमेशा एक से आपको ज़्यादा ही दिखाई देगी, कभी भी एक से कम आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, और हायर द डाइवर्सिटी फैक्टर चीपर द एनर्जी। डाइवर्सिटी फैक्टर हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फिक्स कॉस्ट यूनिट जनरेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कोई डायरेक्टली सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैंने अच्छे से कवर किए हैं अपने क्लास में। ओके, तो डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स रिजल्ट इनटू द सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जो कोई भी फॉल्ट है उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। यानी कि जो सिमेट्रिकल नहीं है वो सारे के सारे एसिमेट्रिकल में आ जाएंगे। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो होता है, सिमेट्रिकल मतलब जिसमें तीनों के तीनों फेजेस इन्वॉल्व है, जैसे कि लाइन 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 फॉल्ट, तीनों फेज पे फॉल्ट है, या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो फॉल्ट वगैरह है ना, ये एक्चुअल में यूज होते हैं ट्रांसमिशन में। अगर आप आओगे MSCTCL में, ट्रांसको में, या फिर डिस्कॉम में भी आओगे तो भी ये आप बहुत ही माइन्यूटली पढ़ोगे और ये आपको पता होने चाहिए अच्छे से उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसमें फॉल्ट करंट वगैरह कितना आ सकता है, रिले वगैरह, आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये केवल दो ही फॉल्ट है वो सिमेट्रिकल में आते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे जो फॉल्ट है, LG फॉल्ट हो या डबल L फॉल्ट हो या फिर डबल LG फॉल्ट हो, ये सारे के सारे एसिमेट्रिकल में आते हैं। सिमेट्रिकल पूछा है तो ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट है वो सिमेट्रिकल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है द सेमीकंडक्टर इन विच द P और N इम्प्यूरिटीज आर एडेड आर कॉल्ड एज। तो जिस सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर उसमें कुछ मिलावट करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इम्प्यूरिटीज यानी कि डोपेंट्स भी कहते हैं, तो P टाइप सेमीकंडक्टर है और N टाइप सेमीकंडक्टर भी होते हैं, कुछ में पेंटावैलेंट होते हैं, कुछ में ट्राईवैलेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर की है, नहीं पता है तो आप BMC JEE के प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान से है, बेसिक में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लिप स्पीड इन एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्लिप स्पीड क्या होती है? तो डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड और द रोटर स्पीड है, उसे हम लोग स्लिप स्पीड है वो कहते हैं। ठीक है, तो द स्लिप स्पीड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns ऑफ द स्टेटर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना अगर नहीं पता है तो। ठीक है,